चलो भाइयों, अभी नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो है चार्जेस का रिवीजन। नई मॉड्यूल से करवा रहा हूँ, काफी सारे क्वेश्चन इसमें कवर भी हो जाएंगे, एग्जांपल्स भी अच्छे खासे दिए हुए हैं। चार्ज का मतलब क्या होता है सर? बहुत सिंपल है। जब कंपनी किसी प्रकार का लोन लेती है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको। कंपनी किसी प्रकार का लोन लेती है, किससे? बैंक एंड या बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो चार्ज होल्डर कहलाते हैं। तो कंपनी को अपनी किसी भी प्रॉपर्टी पर या किसी भी एसेट्स पर, दोनों में अंतर होता है, एक बिजनेस में यूज हो रही है, एक बिजनेस के अलावा भी हो सकती है, इसलिए दो अलग अलग नाम दिए हैं। उस पर चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब सिक्योरिटी के तौर पर गिरवी रखना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकेंड। तो पीछे करिए। अब नेक्स्ट क्या है? 216 क्या बोलता है? चार्ज एक इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, एक फिजिकल पोजीशन है। किस पर? प्रॉपर्टी पर या कंपनी के एसेट्स पर, है ना, या कंपनी की किसी अंडरटेकिंग पर, मतलब जैसे बिजनेस पर, है ना। इंक्लूड्स अ मॉर्गेज, अगर लगा तो घर बार भी ले लेंगे तुमसे तुम्हारा, है ना। आपने प्लेज किया है, करना पड़ेगा। किस पर? बोलो जल्दी बोलो। डिसीरेट करती है, कंपनी की अंडरटेकिंग पर होता है। अंडरटेकिंग का मतलब मैंने वहां लिख दिया हूँ, किसी बिजनेस पर भी आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो। वो एक सिक्योरिटी है, रीपेमेंट ऑफ लोन। इंक्लूड मॉर्गेज, अगर कंपनी का घर, कंपनी के डायरेक्टर का घर, फ्लैट, रियल एस्टेट, इसको भी गिरवी रखना होगा तो हम गिरवी रखवा देंगे। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर ये आप पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कंपल्सरी आपको चार्ज क्रिएट करना ही पड़ता है। दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब क्या होता है? पूरा अंडरलाइंड है, स्पेसिफिक एसेट्स पर। आपको पता है चार्ज होल्डर को कौन सी एसेट्स मेरे लिए गिरवी रखी गई है, किस रूप में? लैंड में, बिल्डिंग में, मशीन में, ऑफिस प्रीमाइसेस में। यू नो विच एसेट्स आर चार्ज फॉर यू। ये आइडेंटिफाइड की जाएंगी, मतलब ये है भैया मेरी एसेट्स, ये है क्रिएशन के टाइम पर, ये मैं बेचूंगा अगर तुमने पैसा नहीं दिया। मॉर्गेज के रूप में घर बार, रियल एस्टेट, और उसकी टाइटल डीड्स आपके पास में रहेगी, ओनरशिप डॉक्यूमेंट जो बोलते हैं। उन एसेट्स पर जब आप वो चार्ज क्रिएट करोगे, वो फिक्स हो जाएगी, वो किसी और पर्पस के लिए यूज की नहीं जाएगी, और उस पर दोबारा चार्ज क्रिएट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको अगर बेचना है तो लेंडर से पूछकर बेचना पड़ेगा। अगर आप चार्ज को वैकेट करते हो तो डिस्चार्ज करते हो, वो कभी होगा ना जब आप पैसा पे कर दोगे। पूरा पैसा पे कर दो, वैकेट हो जाएगी। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या होगा सर? ये उन एसेट्स पर क्रिएट किया जाएगा जो फ्लक्चुएटिंग है, जो चेंजिंग इन नेचर है, जैसे कि रॉ मटेरियल, ट्रेड, आपकी डेटर रिसीवेबल। ये वो है जो प्रेजेंट और फ्यूचर में चेंज हो जाएंगी। चेंज क्योंकि बोरिंग कंपनी को, अगर ध्यान देना, अगर उसको यूज करना चाहते हैं, काहे के लिए? ट्रेडिंग के लिए या फाइनल गुड्स के लिए, तो आपको पूछना पड़ेगा। नहीं पूछना पड़ेगा? नहीं पूछेंगे ना सर, बार बार पूछेंगे क्या? क्योंकि ये तो चेंज होती रहेगी, और ये बात उसको पता है ना, उनको परमिशन है। ऊपर वाले में परमिशन नहीं है बेचने के लिए, पहले पूछना पड़ेगा। यहाँ परमिशन है, अभी तो आप माल बनाएंगे नहीं, बेचेंगे, तो तुमको पैसा कहां से देंगे फिर? ठीक है, लिखा ना, आप यूज कर सकते हो, सेल कर सकते हो उसको, ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए। ठीक है, और जो कस्टमर उसको खरीदेगा उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी चार्ज होल्डर को पैसे देने की। ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स वाला भूलना मत। बायर को जो मिलेगा वो फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा, कोई प्रॉपर्टी को किसी प्रकार की लाइबिलिटी उस पर नहीं आएगी, अगर वो ऐसे गुड्स को खरीदता है जो चार्ज थे। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बहुत इजी है, मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, आपको भी यहाँ पर यही लिख के पढ़ना है। जब कंपनी किसी प्रकार का ब्रीच करती है, किसको लेके? कंडीशन को लेकर। किसकी कंडीशन को लेकर? चार्ज को लेकर। ये कंपनी कहाँ पर चली जाती है? लिक्विडेशन में। तो जो फ्लोटिंग चार्ज थी, मतलब जो रॉ मटेरियल आपके पास रखा हुआ था, उस डेट पर, जिस डेट पर ब्रीच हुआ है या कंपनी लिक्विड हो गई है, वो फिक्स चार्ज हो जाएगा। फ्लोटिंग चार्ज क्या हो जाएगा? फिक्स चार्ज हो जाएगा उस डेट पर। मतलब कंपनी को अब उस दिन उसको ना कंपनी यूज कर सकती है, ना सेल कर सकती है, ना कन्वर्ट कर सकती है। और ये जो फिक्स चार्ज है, ये किसके लिए यूज हो जाएगा? रियलाइजेशन के लिए। कौन यूज करेगा उसको? लेंडर, फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी, फ्लोटिंग को फिक्स कर देने का। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस होगा भैया 77 में। जिसने लोन लिया है उसकी जिम्मेदारी है कि वो चार्ज को क्रिएट करे लोन लेने के 30 दिन के अंदर। कहां पर लोन लिया है आपने? इंडिया के अंदर चार्ज क्रिएट होगा या इंडिया के बाहर की प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट होगा, डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ द एसेट्स ऑन इट्स। वो चार्ज कहां क्रिएट होगा? कंपनी की प्रॉपर्टी पर, कंपनी के एसेट्स पर, या कंपनी के किसी बिजनेस पर। वो प्रॉपर्टी एसेट्स कैसी होगी? टेंजिबल होगी, इंटेंजिबल होगी, अदरवाइज होगी। जैसे टाइटल डीड्स दे दो आप भैया, वो सिचुएटेड कहां होगी? इन इंडिया और इंडिया के बाहर। यहां तक क्लियर है? अरे बोलो भाई लोग, समझेगा? 78 में जाएंगे हम, 78 में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन बाय चार्ज होल्डर। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? रजिस्ट्रेशन बाय चार्ज होल्डर, आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, लिखा ना। अच्छा, मैंने जो ये जो पूरा था ना, मैंने चार्ट में बना दिया बाजू। ये पूरा पढ़ोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चार्ज होल्डर की जिम्मेदारी है कि वो उसका रजिस्ट्रेशन करा सकता है, अगर उसे लगता है कंपनी ने नहीं कराया 30 दिन में।
कंपनी अगर फेल हो गई तो आप करा सकते हो, बट कंपनी से आपको रीजन पूछने पड़ेंगे। और अगर उसी प्रॉपर्टी को कोई और खरीदता है, कोई परचेजर खरीदता है, तो उसकी जिम्मेदारी है। क्या लिखा है उसमें? सेक्शन 39। अपन पढ़ेंगे 78 79 को आगे जाके पढ़ने वाले हैं अपन अभी डिटेल में। जिस दिन पैसे लोगे उसके 30 दिन के अंदर चार्ज को रजिस्टर्ड करा देना। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन जो भी चार्ज रजिस्टर्ड होंगे, है ना, देखा ना, क्रिएटिंग यानी चार्ज या मॉडिफाइंग है, जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे, डीड्स होंगे रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी जो इंडिया के बाहर है, इंडिया के बाहर है, इंडिया के बाहर, उसका वेरिफिकेशन कैसे होगा? कंपनी की सील पर होगा, कंपनी का कोई डायरेक्टर जाएगा, कंपनी का सेक्रेटरी जाएगा, कोई ऑथराइज ऑफिसर जाएगा, या वही व्यक्ति जो उधर बोलेगा कि मैं जिम्मेदारी संभालता हूँ, मेरे को दे दो, हम वेरीफाई कर सकते हैं। या इंस्ट्रूमेंट और डीड है जो कंपनी की रिलेटेड से प्रॉपर्टी से, कहां पर? इंडिया में, है ना, तो उसका जो वेरिफिकेशन है कि वो प्रॉपर्टी है कि नहीं, कौन करेगा? डायरेक्टर करेगा, कंपनी सेक्रेटरी करेगा, या कोई ऑथराइज ऑफिसर करेगा। समझ गया क्या? एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, अगर आपने 30 दिन में नहीं किया, अगर आपने 30 दिन में नहीं किया चार्ज को रजिस्टर्ड, और ये चार्ज क्रिएट होने वाला था कब? 2/11/2018 के पहले। कब होने वाला था? 2/11/2018 के पहले। अगर ये चार्ज क्रिएट करने वाले थे, आप कब करने वाले थे? जल्दी बोलो। बिफोर अमेंडमेंट, बिफोर अमेंडमेंट। अगर आपने 30 दिन में करना था, और अगर नहीं किया 30 दिन में, क्या फाइल करना था आपको? CHG 1 और CHG 9 के होते हैं मॉडिफिकेशन के लिए और क्रिएशन के लिए। अगर आपने नहीं किया तो आपको वो 30 दिन खत्म होने पर और 300 दिन मिलेंगे, और वो 300 दिन में आपको क्या करना, पे करना पड़ेगा? जल्दी बोलो। एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी। वो 300 दिन में 30 दिन इंक्लूड है, तो बेसिकली आपको 270 दिन मिल रहे हैं। ठीक है? अरे बोलो ना भाई लोग। और अगर आपने वो 300 दिन में भी रजिस्टर्ड नहीं किया, तो फिर आपको 2/11/2018 के बाद में एडिशनल फीस देने पर अगले 6 महीने में रजिस्टर करना पड़ेगा। विच एवर इज ग्रेटर, जो पहले आ जाए, या तो समझा क्या, जो बाद में आए, या तो 6 महीने बाद में आएंगे या 300 दिन बाद में आएंगे। लेटर, समझा? मैंने लिख दिया हूं यहां पर। अगर कंपनी ने चार्ज को बिल्कुल भी रजिस्टर्ड नहीं किया तो वॉइड है, गलत है। चार्ज होल्डर विल कंसिडर्ड एज अनसिक्योर्ड। और इफ इफ द चार्ज इज रजिस्टर्ड टू आरओसी, तो क्या हो जाएगा? इट बिकम्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। और पब्लिक डॉक्यूमेंट का डीम्ड नोटिस होता है, मतलब कंस्ट्रक्टिव नोटिस, मतलब सामने वाला पढ़ के आएगा। तो कंपनी अज्यूम करेगी कि जो लोग भी कंपनी में आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रायरली वो उसे पढ़ के आएंगे। सिंपल है ना? समझो। बिल्कुल समझ गए सर। और अगर 2018 के बाद क्रिएट हो रहा है, 2018 के बाद, 2/11/2018 के बाद आप चार्ज को क्रिएट कर रहे हो, तो क्रिएशन के टाइम पर आपको CHG 1 फाइल करना पड़ेगा। अगर आपने शुरू के 30 दिन में चार्ज को रजिस्टर्ड नहीं किया, तो आपको और 30 दिन मिलेंगे, जो 60 दिन के अंदर पहले वाले 30 दिन के साथ ही होंगे, बट एडिशनल फीस के साथ। यहाँ नॉमिनल फीस है, यहाँ एडिशनल फीस है। और अगर आपने वो 60 दिन में भी नहीं किया, तो आपको, जल्दी बोलो, और 60 दिन मिलेंगे, बट उसमें आपको एड वैलोरम ड्यूटी, मतलब चार्ज की वैल्यू के आधार पर आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। और क्या फाइल करना पड़ेगा? जल्दी बोलो। CHG 2 एड वैलोरम के साथ में। मैंने यहाँ पर पूरा भर दिया हूँ भाई साहब, ओरिजिनल। ठीक है, क्लियर हो गया? और आपको सफिशिएंट रीजन देने पड़ते हैं कि आपने 60 दिन में क्यों नहीं किया, विद सफिशिएंट रीजन, डिक्लेरेशन विद जस्टिफिकेशन। तो टोटल 120 दिन हो गए ना। क्रिएशन के टाइम पर CHG 1 भूलना मत, नहीं है। और अगर फर्दर आपको टाइम चाहिए 60 डेज का आगे, 60 दिन खत्म होने के बाद में, तो CHG 2। फिर क्या लिखा? अगर आप जो चार्ज क्रिएट किया था, जिस एसेट्स पर आएगा, आप उसको रिप्लेस करना चाहते, कोई और जमीन, तो मतलब मॉडिफिकेशन है, तो मॉडिफिकेशन को भी रजिस्टर करना पड़ेगा CHG 3 में सेम प्रोसेस के साथ में। और अगर आपने 120 दिन में भी फाइल नहीं किया, तो कंपनी क्या बोलो, सीजी के पास जाएगी एक्सटेंशन के लिए। सीजी क्या बोलेगा? भैया सीजी के पास कौन से फॉर्म लेके जाएगी? CHG 8। बोलेगा अनलिमिटेड टाइम दे दो, दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। समझे? इफ कंपनी इज नॉट रजिस्टर्ड, इफ चार्ज इज रजिस्टर्ड बाय नॉट कंपनी इन इनिशियल 30 डेज, चार्ज होल्डर क्या बोलेगा? यार ये 30 दिन में नहीं कर रहे, मेरे को भरोसा नहीं है इन पे। तो वो आरओसी के पास जाएगा कि मैं रजिस्टर्ड कर लूं क्या, है ना? चार्ज एप्लीकेशन इज गिवन बाय चार्ज होल्डर टू आरओसी। आरओसी क्या बोलेगा? रुको 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 रुको, कंपनी से पूछने दो। 78 सेक्शन है, बोलना मत, कंपनी से पूछने। 78 सेक्शन, वो नोटिस देगा कंपनी को 14 दिन का, उनसे पूछेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेगा। इनको दो के नहीं दो चार्ज रजिस्टर करने को, तुमने 30 दिन में नहीं किए। तो कंपनी क्या बोलेगी? रुको रुको, कारण तो सुन लो, हम रजिस्टर्ड करेंगे, हमारे पास कारण है डीले का, है ना? तो बोलेगा हम कर देंगे अगले 30 दिन में, टेंशन मत लो। तो आरओसी क्या बोलेगा चार्ज होल्डर को? भैया आपसे मैं नहीं लूंगा, कंपनी को और टाइम दूंगा मैं, विल नॉट रजिस्टर द चार्ज। और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो रजिस्टर कर देगा। 78 हो गया कंप्लीट। फॉर्म नंबर नहीं भूलना बे। ये डीम्ड नोटिस भी पढ़ा दिया मैंने तुम लोगों को ऊपर। तुम रिवीजन करोगे तो तुमको आ जाएगा कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आपने नॉन रजिस्ट्रेशन किए, आपने नॉन रजिस्ट्रेशन किया, तो कंपनी क्या करी? नो चार्ज क्रिएटेड बाय कंपनी। लिक्विडेटर, लिक्विडेटर कौन अपॉइंट किया है? एज पर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, क्रेडिटर ने अपॉइंट किया है ना? कंपनी अगर भूल गई है चार्ज को रजिस्टर्ड करना,
तो ये वॉइड है, गलत है, अपने पढ़े ना। अगर उसको रजिस्टर्ड नहीं किया गया तो उसे अनसिक्योर्ड माना जाएगा, ऊपर पढ़ाया ना मैंने आपको। और ना लिक्विडेटर ना कोई क्रेडिटर कंपनी के खिलाफ जा सकता है जो रजिस्टर्ड ही नहीं हो। जो रजिस्टर्ड नहीं हो कंपनी के खिलाफ कैसे जाओगे? ठीक है, कंपनी के खिलाफ अगर जाना है आपको, लिखा ना, इट इंप्लाइज दैट द डेब्ट इज वैलिड, इट मे बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट द कंपनी थ्रू कोर्ट्स बाय फाइलिंग अ सूट। अगर जाना है तो फिर कोर्ट कोर्ट में जाके जाना पड़ेगा। सिक्योरिटी अगर लॉस भी हो गई तो कोर्ट में जाके बोल सकते हो आप। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे आपको आ जाएगा। जैसे मैंने अंडरलाइन किया, एप्लीकेशन ईयर पढ़ा दिया ना मैंने आपको अपने ऊपर से पूरा चार्ट बना के। अगर उन्होंने नहीं किया तो हम कर लेंगे 78 में। किसी थर्ड पार्टी ने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी, किसी थर्ड पार्टी ने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी जिसपे ऑलरेडी चार्ज था, जिसपे ऑलरेडी चार्ज था, लिखा ना कोई एक्वायरिंग प्रॉपर्टी है, तो उनको फिर वो चार्ज रजिस्टर्ड करना पड़ेगा ना। कंपनी एक्वायरिंग दैट प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, फिर तुम चार्ज रजिस्टर्ड करो, पूरे सेक्शन को फॉलो करो जो ऊपर अपन ने पढ़े। 30 दिन, 30 दिन में नहीं किया तो अगले 30 दिन, वो 60 दिन में आएगा, फिर अगले 60 दिन। या किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन है टर्म्स और कंडीशंस को लेके, तो वो भी आपको बताना पड़ता है। अगर कोई कंपनी ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है जिस पर ऑलरेडी चार्ज है, जिस पर ऑलरेडी चार्ज है, तो उसकी ड्यूटी है कि तुम चार्ज को रजिस्टर्ड करो एज पर सेक्शन 77, और बताओ कि अब हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमसे लेना हो पैसे। मॉडिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी सेटिस्फेक्शन, मॉडिफिकेशन 79, 77 apply to in certain matters. Any other company acquired, that other company who's acquiring the charge property comply with section 77, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया आप मालिक हो गए ना, तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस दोबारा होगी। लिखा हूं मैंने एग्जांपल के तौर पर, अभी ये सब जानने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई चार्ज में मॉडिफिकेशन आया, जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, अदर देन बैंक रेट, जो इंटरेस्ट बैंक टू बैंक होता है उसकी बात नहीं हो रही, रीपेमेंट शेड्यूल हो गया ना, वर्किंग लोन में नहीं है, ये वर्किंग कैपिटल में नहीं है, तो ऑन डिमांड हो जाती है। और शेयर रिलीज ऑफ चार्ज हो गया, आधा कर दिया आपने चार्ज को, आपने जो एग्रीमेंट की लिमिट्स थी उनको इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया, आपने पेरी पैसे चार्ज क्रिएट कर दिया, सेम एसेट्स पर दोबारा चार्ज क्रिएट कर दिया किसी और के नाम पर, तो इसे मॉडिफिकेशन माना जाएगा। उसको आरओसी को फाइल किया जाएगा CHG 1, और बोलो CHG 1 और CHG 9 में, आरओसी के बाद CHG 3 में मॉडिफिकेशन, CHG 3 में मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ये रजिस्टर ऑफ चार्जेस है, ये मेंटेन करना पड़ेगा आपको, 8 साल तक मेंटेन करके रखना पड़ता है। ये ओपन टू इंस्पेक्शन होता है, फीस देकर आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ये इजी, आप लोग पढ़ लेंगे इसको। रजिस्टर ऑफ चार्जेस टू बी केप्ट बाय कंपनी, कंपनी को संभाल के रखना है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में 8 साल तक, जब तक उसकी लास्ट डेट होगी। किस मैनर में? 85 में मैनर दिया हुआ है, रजिस्टर्ड में संभाल के रखोगे, जितनी भी डिटेल है सब संभाल के रखनी पड़ेगी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 कंडीशन है, भूलना नहीं है तीनों का। रूल 10(1) क्या बोलता है? कंपनी एंटर द रजिस्टर पर ऑल द चार्जेस, जो प्रॉपर्टी को लेके, एसेट्स को लेके, अंडरटेकिंग को लेके है, और जो भी मॉडिफिकेशन है वो भी देनी पड़ेगी। रूल 10 क्या बोल रहा है? जो भी आपने रखा है, जो भी डिटेल है किसको लेके, क्रिएशन को लेके, मॉडिफिकेशन सर्टिफिकेट, वो भी रखनी पड़ेगी। रूल 10(3) क्या बोल रहा है? जितनी भी एंट्रीज है किसके किसके द्वारा ऑथेंटिकेटेड होना? डायरेक्टर, सेक्रेटरी या कोई अदर पर्सन के द्वारा। 10 1 2 3 बोलना मत, 1 2 3, पहले में प्रॉपर्टी एसेट्स अंडरटेकिंग की डिटेल, दूसरे में क्रिएशन मॉडिफिकेशन सर्टिफिकेट की डिटेल, तीसरे में डायरेक्टर, सेक्रेटरी और अदर पर्सन की डिटेल। अगर कोई इंस्पेक्शन करना चाहता है तो बिजनेस आवर्स में जाके कर सकता है। कौन कर सकता है? मेंबर और क्रेडिटर, विदाउट एनी पेमेंट ऑफ फीस। कोई और अगर करना चाहता है तो आपको फीस देना पड़ेगा। फीस कहाँ लिखी है? जल्दी बोलो, रीजनेबल आर्टिकल में। और आपको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, जो भी सेटिस्फेक्शन हो, जब आपने पैसे वापस किए उससे अगले 8 साल तक आपको प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, संभाल के रखना पड़ता है। कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन, भाई लोग मैं पटापट आपको एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक बुलाने वाला हूँ, सेटिस्फेक्शन वाला। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का मतलब 82 और 83 में, 82 और 83 में अगर कंपनी सेटिस्फेक्शन मतलब आपने पैसे दे दिए, तो कंपनी बताएगी, तो ना बताएगी ना, कंपनी बताएगी CHG 4 फाइल करके, किसको? आरओसी को, विद इन 30 डेज, पैसे देने के 30 दिन के अंदर। और नोटिस देगी, किसको नोटिस देगी? चार्ज होल्डर को, कि भैया, क्लियर है ना। आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसको डीम्ड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। आरओसी भी पूछेगी किससे? चार्ज होल्डर से, कि भैया आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इन्होंने पैसे दे दिए, हाँ जी दे दिए, CHG 5 में। और अगर वो सेटिस्फेक्शन कोई और दे रहा है, कोई और पैसे दे रहा है, तो यानी इधर पर्सन थर्ड पार्टी वो एक्वायर्ड प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज नॉट इंक्लूडिंग कंपनी और चार्ज होल्डर, फिर इनको देना पड़ेगा, जिनके पास 79 में थर्ड पार्टी के पास जो प्रॉपर्टी आई थी। फॉर्म नहीं भूलना है। कंपनी CHG 4 में आरओसी को बताएगी, सेटिस्फेक्शन होने के बाद में नोटिस देगी चार्ज होल्डर को, कि भैया मैं सेटिस्फेक्शन मतलब मैंने पैसे आपको दे दिए हैं, और इनको मैंने पैसे दे चुके हैं, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है 14 दिन के अंदर, तो उसे डीम्ड एक्सेप्टेंस मतलब उस सेटिस्फेक्शन को वैलिड माना जाएगा। और आरओसी सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करता है CHG 5 में, आरओसी इशू करता है। ये पढ़ा दिया मैंने पूरा आपको।
ये तो हो जाएगा ना इंटीमेशन, सेटिस्फेक्शन का इंटीमेशन कौन देगा, जो ऊपर ही पढ़ाया आपको मैंने। 82 में कंपनी को बताना पड़ेगा कि हमने पैसा दे दिया, फुल चार्ज कर दिया है ना, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर सेटिस्फेक्शन दे चुका है। अगर आपने 30 दिन में नहीं बताया तो रजिस्ट्रार क्या बोलेगा एप्लीकेशन पे, रुको ना, समय दो ना बताने के लिए, समय दो ना, चार्ज होल्डर के एप्लीकेशन पे थोड़ा समय दो रहा है, कितना बोले, और नेक्स्ट 300 दिन मिलेंगे आपको, मतलब वो 270 दिन एडिशनल फीस के साथ में। नोटिस कंपनी का जो रजिस्ट्रार है वो चार्ज होल्डर से पूछेगा पैसे मिले क्या, बोलेगा तुमको ऑब्जेक्शन तो नहीं है, देखो 14 दिन के अंदर जवाब दो मेरे को, तुमको पैसा मिल गया ना। और अगर इन्होंने कोई रीजन नहीं बताया कि नहीं 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 मेरे को पैसा मिल गया, या इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, तो उसे डीम्ड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। हाँ, मतलब एग्री करता है वो, जो ऊपर लिखा मैंने वो नीचे है। फिर रजिस्टर क्या करेगा, एक मेमोरेंडम ऑफ सर्टिफिकेशन देगा सीएचजी 5 में, और बोलेगा भैया मतलब कंपनी ने पूरा पैसा चुका दिया, और उस रिकॉर्ड को 8 साल संभाल के रखना है कंपनी को। बोलना मत, 4 प्रोसेस से पूछ सकता है एग्जाम में, आपको डायरेक्ट क्या लिखेगा, कंपनी को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि हमने पैसा दे दिया 82 में। पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज, अगर रजिस्ट्रार को लग रहा है कि कंपनी मुझे नहीं बता रही तो मैं खुद ही एंट्री कर दूंगा, अगर कंपनी की तरफ से मुझे इंटीमेशन नहीं आ रहा है। कंपनी की तरफ से अगर मुझे इंटीमेशन नहीं आ रहा है सेटिस्फेक्शन को लेकर, रिलीज ऑफ चार्ज को लेकर, तो मैं खुद ही कर डालूंगा। ठीक है, अगर देखो ध्यान दो, रजिस्टर्ड विद रिस्पेक्ट टू एनी रजिस्टर्ड चार्ज एविडेंस शोड कि जो डेप्ट सिक्योर्ड की गई थी चार्ज के थ्रू वो पेड कर दी गई है, होली और इन पार्ट, जिस पर थी प्रॉपर्टी पर, अंडरटेकिंग पर, या वो रिलीज कर दी गई है ना, कंपनी की प्रॉपर्टी से, एसेट्स से, तो डेप्ट हैज बीन सेटिस्फाइड हो गई है, उसका पार्ट जो अंडरटेकिंग था वो रिलीज कर दिया गया है। तो रजिस्टर के पास पावर है, अगर मुझे कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कंपनी के ना बताने पर भी, तो मैं उसे सेटिस्फेक्शन मान लूंगा। कंपनी के ना बताने पर भी, कंपनी नहीं बता पाई मुझे, मुझे कहीं और से पता चला, ठीक है, वो एंट्रीज कर डालेंगे। अगर कंपनी एब्सेंस होगी, नहीं बता पाई, इंटीमेशन नहीं कर पाई, है ना, और फिर आरओसी क्या करेगा, जो भी अफेक्टेड पार्टी है, कंपनी को भी और चार्ज होल्डर को भी और थर्ड पार्टी को भी, सबको बताएगा कि देखो भैया मैंने रजिस्टर्ड कर लिया सेटिस्फेक्शन को, और कंपनी को क्या इश्यू करेगा सीएचजी 5 में, वो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस। बहुत इजी चीज है, इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर। अगर किसी रिसीवर और मैनेजर को अपॉइंट किया गया है कोर्ट के द्वारा, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, वो पर्सन कौन है, बैंकर और लेंडर ने अपॉइंट किया है, किसके लिए, जाओ जाके संभालो, चार्ज को संभालो, है ना, क्या रिसीव करने के लिए, बोलो ना, प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, कंपनी पर भरोसा नहीं है ना, ठीक है। तो आपको ये बात रजिस्ट्रार को बतानी पड़ेगी, और कंपनी को भी बतानी पड़ेगी ना भाई, आप अपॉइंट कर रहे हो ना, कि एक व्यक्ति है हम उसको अपॉइंट कर रहे हैं, अब वो संभालेगा किसको, एसेट्स को। इफ अ पर्सन अपॉइंट एनी रिसीवर, लिखा ना इसमें, और पर्सन अंडर एनी पावर कंटेन एनी इंस्ट्रूमेंट, ये किसने अपॉइंट किया, बैंकर और लेंडर। तो आपको उसका नोटिस देना पड़ेगा अपॉइंटमेंट का, किसको देना पड़ेगा, कंपनी को, रजिस्ट्रार को, अलाउ एकदम कितने दिन के अंदर, अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर, ठीक है। और वो ऑर्डर किसने दिया आपको अपॉइंट करने का, कोर्ट ने, तो कोर्ट का भी ऑर्डर होगा, वो भी दो। फिर रजिस्ट्रार क्या बोलेगा, रुको 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 रुको, इसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मेरे को पहले पैसे दो, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा उसके पर्टिकुलर्स, जो भी बंदा है मेरे पास भी तो डिटेल होनी चाहिए। और अगर उसका अपॉइंटमेंट कैंसिल होता है तो वो भी डिटेल दो, तो वो पर्सन खुद ही बताएगा कि मैं अब इस बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ, उसको ऑफिशियल रिसीवर बोलते हैं। आप करो, या तो वो खुद अपॉइंट करेंगे 30 दिन के अंदर, या कोर्ट के ऑर्डर पर, है ना, किसको बताएंगे, आरओसी को और कंपनी को, आरओसी को और कंपनी को, या तो खुद या कोर्ट के ऑर्डर पर। ये पनिशमेंट्स है, आप पढ़ लेना। ये रेक्टिफिकेशन है, रेक्टिफिकेशन सेक्शन, है ना, सेक्शन 8 मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ से पढ़ना उसको। अगर कंपनी ने किसी प्रकार का ओमिशन, मतलब कंपनी ने फाइल ही नहीं की रजिस्ट्रेशन को, किसके पास में, आरओसी के पास में, डिटेल्स ही नहीं दी, चार्ज क्रिएट तो की बट बताई नहीं, है ना, या मॉडिफिकेशन होया बताया नहीं, ओमिट हो गया, भूल गया, यहाँ की बट बताई नहीं, ठीक है, यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ बताइए कि हमने रजिस्टर किया है बट वो किया नहीं, मतलब एक्चुअली में किया नहीं है, इन्फॉर्म तो कर दिया बट उन्होंने फाइल ही नहीं किया, ठीक है। टू रजिस्टर एनी चार्ज अंडर CHG 1, टू गिव इंटीमेशन टू आरओसी और CHG 4, पेमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। यहाँ किया बट ओमिट कर दिया, यहाँ पर आपने रजिस्टर किया है बट इनकम्प्लीट है, कैसा है, इनकम्प्लीट है, और यहाँ कोई मिस स्टेटमेंट है, किसको लेके, किसी पर्टिकुलर को लेके, विद रिस्पेक्ट टू चार्ज और मॉडिफिकेशन अंडर सेक्शन 83, तीन चीजें फाइल आपने चार्ज क्रिएट किया बट आपने ओमिट कर दिया बताना, ठीक है, यहाँ आप कर रहे हो बट इनकम्प्लीट है, और यहाँ तो पर्टिकुलर ही पूरे मिस स्टेटेड थे, ठीक है। यहाँ लिखा ना, प्रॉपर्टी की डिटेल्स इनकम्प्लीट थी, फॉर्म ही नहीं फाइल किया, चार्ज तो क्रिएट कर दिया बट फॉर्म ही फाइल नहीं किया, CHG 1 रजिस्ट्रेशन में और CHG 4 सेटिस्फेक्शन में, यहाँ लिख दिया मैंने। तो ऐसी कंडीशन में एप्लीकेशन दी जाएगी, है ना, किसको, सीजी के द्वारा, किसको, कंपनी को, एनी पर्सन इन इनहेरिटेड
CHG 8 में उसका सीजी के पास एप्लीकेशन गई है, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होगा कि यार ये तो कंपनी ने ऐसा कर दी, पहले में क्या था डिटेल दी बट इनकम्प्लीट थी, यहाँ पर आपने सब कुछ किया बट फाइल ही नहीं किया, आरओसी को नहीं बता रहा, यहाँ पर मिस स्टेटमेंट्स थे, अलग अलग है ना। तो कोई भी व्यक्ति जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होगा वो सीजी के पास जाएगा और सीजी फिर कंपनी को क्या बोलेगी, भैया CHG 8 में एप्लीकेशन आने पर सीजी क्या करने वाला है, बोलो एप्लीकेशन आने पर सुटेबल डायरेक्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ टाइम, कंपनी को बोलेगा समय लो बट फाइल करो ना, और अगर कोई ओमिशन और मिस स्टेटमेंट है तो उसको रेक्टिफाई करो एज पर सेक्शन 82 एंड 83, या तो टाइम लो या रेक्टिफाई करो, टाइम लो या रेक्टिफाई करो। जो भी इंटरेस्टेड पर्सन एप्लीकेशन देगा, कौन से फॉर्मेट में, बोलो ना CHG 8, इजी है बोला 87 में, कमित कंपनी भूल गई, किया बट भूल गया, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म भर के रखा है बट फाइल ही नहीं किया, हाँ यहाँ पर डिटेल्स भूल गया, इनकम्प्लीट, यहाँ पर मिस स्टेटमेंट है, ठीक है, क्लियर है, खत्म 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 खत्म, तुरंत तुरंत क्वेश्चन करना है इसके, तुरंत। चलो भाई, अगर अच्छा लगे या ऐसा लग रहा है काम आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, बता दिया करो मुझे, अच्छा लगेगा।